नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी को बिना फैक्ट चेक किए, बिना हिस्टोरिकल सच को देखे अपनी बात बोलना आज फिर उल्टा पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने की जल्दी के चक्कर में राहुल गांधी ने एक बार फिर गलती कर दी। बीजेपी के एक एमपी के बयान के आधार पर खबर छपी। राहुल गांधी ने उस खबर के आधार पर मोदी पर निशाना साधा और बाद में पता लगा कि एमपी ने तो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया था। मामला भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ा था। खबर यह छपी थी कि बीजेपी के एमपी तापिर गांव ने खुलासा किया कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने भारत के इलाके में गांव बसा दिया है, रोड बना दी है, पुल बन रहा है और सरकार खामोश है। राहुल गांधी को लगा अच्छा मौका है। उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया और लिखा कि उनका वादा याद करिए, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तंज कसा था नरेंद्र मोदी पर। इस पर जवाब दिया, पलटवार किया जेपी नड्डा ने। राहुल से पूछा, आखिर राहुल गांधी, उनका परिवार और कांग्रेस चीन के मसले पर झूठ बोलना कब बंद करेंगे? नड्डा ने लिखा, क्या राहुल गांधी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर जमीन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा भी शामिल है जिसका राहुल जिक्र कर रहे हैं, पंडित नेहरू ने चीन को तोहफे में दिया था? वक्त वक्त पर कांग्रेस चीन के सामने सरेंडर क्यों करती है? जेपी नड्डा ने यह भी पूछा और उम्मीद जताई कि राहुल गांधी इसका जवाब देंगे। कुछ देर बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन राहुल ने वही पुरानी बात दोहराई, चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, प्रधानमंत्री सिर्फ बातें करते हैं और बातों से कुछ नहीं होगा। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं। आपको लगता है कि इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है। आप नहीं कर रहे हो। मैं सोच समझ के बोलता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही है। मजे की बात है कि जब राहुल गांधी मीडिया से ये सब बातें कह रहे थे, उससे पहले सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर क्लैरिफिकेशन आ चुका था। विदेश मंत्रालय बयान जारी कर चुका था। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि चीन कई साल से लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास इस तरह की हरकतें करता रहता है, लेकिन भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाली सभी हरकतों पर सरकार की नजर है। भारत ने भी सीमा पर अपनी ताकत को बढ़ाया है और सड़कों और पुलों का निर्माण किया है। राहुल ने सरकार का बयान पढ़ने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि चीन सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहा है, लेकिन भारत के पास कोई रणनीति नहीं है। चीन भारत को टेस्ट कर रहा है। अगर चीन को जवाब नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी और मुश्किल यह है कि उनके बार बार समझाने के बाद भी मोदी सरकार समझ नहीं रही। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है और चाइना के पास एक साफ, क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो,
चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। अब चूंकि मामला सेंसिटिव था, देश की सुरक्षा से और संप्रभुता से जुड़ा था, और दावा यह किया गया था कि अरुणाचल से बीजेपी के एमपी ने ही यह मसला उठाया है, तो शक की गुंजाइश कम थी। लगा राहुल गांधी ने जो कहा बहुत गंभीर बात है। लेकिन जब आप बीजेपी के एमपी तापिर गांव की बात सुनेंगे तो आप समझेंगे कि मोदी को नीचा दिखाने के लिए राहुल गांधी ने कितना बड़ा झूठ बोल दिया। असल में तापिर गांव ने तो यह कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर गांव बसा दिया है, चीन भौगोलिक स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा था कि जिस जमीन पर चीन ने गांव बसाया, सड़कें बनाई, वो जमीन पहले से चीन के कब्जे में है, और ये सारी दिक्कतें पुरानी सरकारों की अनदेखी की वजह से हो रही हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ आधी बात उठाई और मोदी पर हमला बोल दिया। तो मैं आपको पूरी बात सुनवा देता हूं। When Narendra Modi ji came to power, मोदी सरकार के आने के बाद बॉर्डर पर 2 लेन की रोड बन रही है, और अब 2-3 जगहों पर ऐसी रोड बन चुकी है, और 2-3 किलोमीटर का बफर जोन छोड़ा गया है जहां चीन ने कब्जा किया है, खासकर ऊपरी सुबानसिरी के पास। लॉन्गजू मैकमोहन लाइन पर है, उसके नीचे बीसा और उसके नीचे माजा है, और इसके नीचे लिंची नदी बहती है। उन्होंने मिलिट्री बेस, हाइडल प्रोजेक्ट और दूसरे निर्माण कार्य हो रहे हैं, इसीलिए वहां गांव का बनना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये दिक्कतें पुरानी सरकारों की नीतियों की वजह से हो रही हैं, जिसका देश को सामना करना पड़ रहा है। और इसके बाद तापिर गांव ने यह भी बताया कि अरुणाचल के जिस इलाके में चीन ने गांव बसाया है, वहां चीन ने 1980 में सड़क बनानी शुरू कर दी थी। अरुणाचल के एमपी ने कहा जिस इलाके की बात हो रही है, उस वैली पर चीन ने राजीव गांधी के जमाने में कब्जा किया था, और जब आर्मी ने इस इलाके से चीन को वापस भगाने का प्लान बनाया तो राजीव गांधी ने उस वक्त के आर्मी चीफ को इस तरह के ऑपरेशन का प्लान रद्द करने को कहा। इसीलिए हमारी फौज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। एक दिन का कंस्ट्रक्शन नहीं है, और ये 1 साल का कंस्ट्रक्शन नहीं है। 1962 लड़ाई के बाद चाइना ने वापस गए, उसके बाद हमारा लास्ट आउटपोस्ट था लोंगजू, जो मैकमोहन लाइन में है। लोंगजू के नीचे में बिसा है, केम है, बिसा के नीचे में माजा है। सारा जगह अभी सड़कें सोते थे चाइना का, तो इन्होंने अभी 2 लेन बनाया। ये सब मोदी सरकार में नहीं बनाया, ये कांग्रेस सरकार में ही बनाया। और 1980 से लेके आज तक जो ऑक्यूपेशन हुआ, इतना कांग्रेस राज चला, तो एक बार भी इस चीज को इंटेलिजेंस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट तो दिया होगा। अब 1985-86 में तवांग के बहुत एक बड़ा वैली जिसका नाम है सुमद्रोंग सो वैली, 85 में चाइना ने कब्जा कर लिया। उस समय का आर्मी चीफ कृष्ण स्वामी सुंदर जी ने एक प्लान बनाया था कि ऑपरेशन पेलकॉन, चाइना को वहां से प्लास आउट करेंगे, जिसको इसी दिल्ली में राजीव गांधी ने इनको बुला के उसको मना कर दिया। बीजेपी ने भी राहुल को इतिहास याद दिलाया, राहुल के इल्जामात का जवाब दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कब किया, अरुणाचल की जमीन चीन को किसने दी, अक्साई चिन पर कब्जा किसके जमाने में हुआ। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी थोड़ा पढ़ लिख लें, क्योंकि सवाल इतने हैं कांग्रेस के नेता जवाब देते देते थक जाएंगे। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी, यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की?
चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठते थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है। असल में राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, जिस इलाके की बात की, मुझे लगता है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी। उन्होंने सिर्फ अखबार में छपी खबरों के आधार पर बयानबाजी शुरू कर दी। जिस इलाके की बात हो रही है वो इलाका सन 62 की लड़ाई से पहले ही चीन के कब्जे में था। 1959 में इस इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया था। हालांकि ये बात सही है कि भारत इस इलाके पर अपना दावा हमेशा करता रहा है, ये हमारे नक्शे में है और हम इस इलाके को चीन से वापस लेने की कोशिश भी करते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को यह सब बात सुननी नहीं थी। वो तो अपना टेप बजाते हैं और अगर मामला नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो तो और तेज आवाज में बजाते हैं। अब राहुल गांधी इससे इनकार तो नहीं कर सकते कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंड मिले, कांग्रेस पार्टी को चाइनीज एम्बेसी से पैसे मिले। राहुल गांधी इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि डोकलाम के मुद्दे पर वो जो कुछ बोल रहे हैं वो सब उन्हें चाइनीज एम्बेसडर से ब्रीफिंग में पता चला। जिस वक्त डोकलाम में हमारे जवान चीनी फौज के सामने सीना तान कर खड़े थे, उस वक्त राहुल गांधी छुप छुप कर चीन के एम्बेसडर से मिले थे। अब कोई राहुल गांधी से ये पूछे कि उन्हें अपने देश से ज्यादा, अपने देश की सरकार से ज्यादा चीन पर, वहां की सरकार पर भरोसा क्यों है? वो इतिहास ठीक से क्यों नहीं पढ़ते और हर बात में मोदी को क्यों घसीटते हैं? ये सारे सवाल आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल से पूछ लिए तो राहुल नाराज हो गए। उन्होंने कहा जेपी नड्डा है कौन? कोई प्रिंसिपल है क्या? नड्डा के सवालों का जवाब देना जरूरी है? मैं नहीं देता जवाब। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष के बारे में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कहा वो राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है। इस तरह की भाषा की उम्मीद अनुभवी नेताओं से नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी हैं, जब वो अपनी सरकार के प्रधानमंत्री का अपमान कर सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में पास किए हुए बिल को कैमरे के सामने फाड़ सकते हैं, उसे कूड़े के डब्बे में डाल सकते हैं, तो विरोधी नेताओं के लिए किसी भी हद तक तो जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के नेताओं को राहुल की बात बुरी लगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जेपी नड्डा ने जो सवाल उठाए थे उनके जवाब राहुल के पास नहीं थे, इसलिए खींच गए। लेकिन खिसियाने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देने ही पड़ेंगे। मुझे सबसे आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे, एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। मुझे लगता है राजनीति में विचारों का विरोध हो सकता है, तीखा विरोध हो सकता है, चुभने वाले कमेंट चल सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं का अपमान तो नहीं होना चाहिए। जेपी नड्डा देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसलिए राहुल गांधी का यह कहना कि नड्डा कौन है, यह ठीक नहीं है। ये उसी तरह की बात है कि बीजेपी का कोई एमपी सोनिया गांधी के बयान पर पूछे कि सोनिया गांधी कौन है। सोनिया गांधी कुछ कह रही हैं तो इसका जवाब क्यों दूं? अगर कोई लोकतंत्र के नाम पर सवाल पूछने का हक जताता है
तो फिर सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि वो जो मन में आए बोलें, जिस पर चाहे इल्जाम लगाएं, जो चाहे इल्जाम लगाएं, और कोई कुछ बोले, उनकी बात पर रिएक्ट करे तो उनको परेशानी हो। वो चाहते हैं कि लोग बोले नहीं, सिर्फ सुनते रहें। ये कैसे चलेगा? राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल इसी अंदाज में उन्होंने की। उन्होंने चीन से शुरू की और फिर किसानों के मुद्दे पर आए। बातें सारी की सारी पुरानी थी, एक भी डायलॉग नया नहीं था। सरकार किसान विरोधी है, तीनों नए कानून किसानों के खिलाफ हैं, 3-4 उद्योगपतियों को फायदा उठाने के लिए बनाए गए हैं, नरेंद्र मोदी देश को 4-5 बिजनेस दोस्तों के हवाले कर रहे हैं, 4-5 उद्योगपति देश को चला रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर एक बुकलेट भी जारी की और इसका शीर्षक दिया खेती का खून। इस बुकलेट के जरिए भी राहुल ने वही कहा, किसानों की जमीन उद्योगपतियों के हवाले करने के लिए नए कृषि कानून बनाए गए हैं। आने वाले वक्त में इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि किसान इस बात को समझ गए हैं और अगर किसान पीछे हट गए तो नौजवान सामने आएंगे, क्योंकि वो इस खतरे को समझ गए हैं। अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद राहुल गांधी मुद्दे की बात पर आए। उन्होंने किसानों को भड़काने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि सरकार बातचीत का दिखावा कर रही है, सरकार किसानों को थकाना चाहती है, किसानों को परेशान करना चाहती है, लेकिन न तो किसान थकेंगे न परेशान होंगे। इस मामले में तो राहुल ने सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठा दी। कहा सुप्रीम कोर्ट की असलियत भी देश देख रहा है। The government in its arrogance believes that किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कार्यान्वयन पर रोक लगा दिया है और एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसके एक मेंबर ने ऑलरेडी अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। क्या लगता है आपको कि इस कमेटी से कोई हल निकल पाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। राजनीति अपनी जगह है। राहुल गांधी सरकार पर हमला करें, सरकार पर इल्जाम लगाएं, सवाल पूछें, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सियासत में घसीटना ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को जवाब भी करारा मिला। राहुल ने कहा था कि मोदी सरकार देश को 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में सौंपना चाहती है। इस पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अब देश में किसी एक परिवार का राज नहीं है। अब वो दिन लद गए जब एक ही परिवार के 4-5 लोग सरकार चलाया करते थे। जावड़ेकर ने कहा कि शायद राहुल भूल गए कि अब वक्त बदल गया है और देश भी बदल गया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 4-5 परिवार देश पर हावी है। देश में राज किसी परिवार का अब नहीं है, 125 करोड़ जनता का राज है। ये फर्क हुआ है। 50 साल कांग्रेस ने जब सरकार चलाई तो एक ही परिवार की सरकार चली, एक ही परिवार सत्ता में रहा।
तो परिवार की 4-5 लोगों की सत्ता वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे। वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी को एम्पावर किया और आज 125 करोड़ लोग की सरकार चल रही है, 125 करोड़ लोग आज सत्ता में है। और इसके बाद जावड़ेकर ने एक और बड़ी बात कही। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग ध्यान देने वाली है। असल में कांग्रेस नहीं चाहती कि सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बातचीत चल रही है वो सफल हो, इसलिए बातचीत से एक दिन पहले राहुल गांधी ने इस तरह की बयानबाजी की। मूल कांग्रेस का खेल क्या है? ये क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल 10वां राउंड की चर्चा है, तो कैसे भी करके वो असफल कैसे करना, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, यह कांग्रेस नहीं चाहती। और इसलिए वो विरोध अवरोध ये नीति अपनाते हैं। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। आज राहुल गांधी ने ज्यादातर बातें वही कही जो वो पहले कई बार कह चुके हैं, जैसे कि देश को 3-4 उद्योगपति चला रहे हैं, मैं किसी से डरता नहीं। इसलिए इन सब बातों का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि किसानों के मुद्दे पर आज जो बुकलेट उन्होंने जारी की, उसका टाइटल वो कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। बुकलेट का टाइटल रखा गया है खेती का खून। इससे पहले जब जब कांग्रेस ने मोदी के कॉन्टेक्स्ट में खून की बात की है, तब तक काफी नुकसान उठाया है। गुजरात में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी ने खून की दलाली जैसे जुमले का इस्तेमाल किया था, महंगा पड़ा। अब उन्होंने किसानों के लिए खून की बात की है, तो इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात सुनकर ऐसा लगा वो कंफ्यूज्ड हैं और अपनी पार्टी में एक और कंफ्यूजन फैला रहे हैं। आज राहुल गांधी काफी देर तक किसान के मुद्दे पर बोलते रहे, लेकिन जब काफी देर तक समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने खुद ही बताना पड़ा कि मैं किसानों के मुद्दे पर बात कर रहा हूं। राहुल गांधी मोदी विरोध में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें न तो तर्कों का ध्यान रहता है, न तथ्यों का, न फैक्ट्स का, न फिगर्स का। लेकिन मोदी विरोध में एक तरफा बयानबाजी करने वाले राहुल गांधी अकेले नहीं है। आज कई और ऐसे चेहरे सामने आए जो किसानों की आड़ में मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चेहरे जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना लगा रहे हैं। कम्युनिस्ट और उनके लाल झंडे तो हम पहले से देख रहे हैं। आज कांग्रेस भी पूरी तरह से सामने आ गई। इसके अलावा मोदी विरोधी प्रशांत भूषण, सोमपाल शास्त्री, यशवंत सिन्हा जैसे लोग भी सामने आए। अब ये लोग किसान संसद शुरू करेंगे, नरेंद्र मोदी को घेरने का एक और तरीका बनाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी किसानों का मुद्दा बनाकर मोदी को घेरने की कोशिश की जाएगी। किसानों की सपोर्ट में मुंबई के आजाद मैदान में 23 से 25 जनवरी तक आंदोलन चलेगा और 25 जनवरी को जो बड़ा कार्यक्रम होगा उसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बाला साहब थोराट भी हिस्सा लेंगे। अब 25 जनवरी को पवार साहब क्या कहेंगे ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन के बारे में पवार साहब की क्या राय है, शरद पवार को किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगती है, ये उन्होंने आज बताया और किसानों के बीच बैठकर बताया। और ये बात सभी किसानों को सुननी चाहिए, उनको भी जो धरने पर बैठे हैं। संघर्ष देख पाते हुए
आज हम देख रहे हैं कि गेहूं और चावल को लेकर देश पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। दिल्ली में किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, जो संघर्ष शुरू हुए हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह गेहूं और चावल की कीमत पर उठे सवाल और उसका बड़ी मात्रा में उत्पादन है। उत्पादन को लेकर और उसकी मार्केटिंग को लेकर उठे सवालों की वजह से ही आंदोलन हुए, संघर्ष हुए। मैं पंजाब और हरियाणा के किसानों को हर बार बोलता था कि गेहूं का क्षेत्र कम करके आप अनार का उत्पादन करो, फलों का उत्पादन करो। गेहूं और चावल के उत्पादन के कारण मार्केटिंग के सवाल खड़े हो सकते हैं, इसीलिए इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिला। शरद पवार बहुत अनुभवी नेता हैं, कृषि को, खेती को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए जो बात कह रहे हैं बात तो सही है। अर्थशास्त्र का सीधा सिद्धांत है, मांग कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो कीमत कम मिलेगी। इसलिए डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस बहुत जरूरी है। जब हमारे देश में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता नहीं थी, उस वक्त देश के किसानों ने गेहूं और धान की पैदावार को बढ़ाकर देश का पेट भरा, बड़ा काम किया। किसानों को उनकी मेहनत का फायदा भी मिला। वक्त के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों के किसानों ने भी खेती के पैटर्न को बदला, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान गेहूं और धान की खेती पर ज्यादा निर्भर करते रहे और इसका उन्हें नुकसान होता है। यह बात शरद पवार ने तब कही थी जब वो मनमोहन सिंह की सरकार में थे और कृषि मंत्री थे। उसी वक्त पवार ने राज्यों को एपीएमसी मार्केट में सुधार करने, कृषि क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त शरद पवार की बात किसी ने नहीं सुनी। इस बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यही वादा किया और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने कानून में इसी तरह के बदलाव किए। अगर कांग्रेस की सरकार होती, शरद पवार कृषि मंत्री होते और सरकार ये कानून लाती तो कानून किसानों के हित में होता, और मोदी की सरकार लाई इसलिए किसान विरोधी है, ये कैसे हो सकता है? किसानों को इस सियासत के पीछे की जो खेल है उसको समझना चाहिए। उन्हें कानूनों में जो दिक्कत दिखती है, वो जो संशोधन चाहते हैं, उसके बारे में सरकार से बात करनी चाहिए, डटकर बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कल 10वें राउंड की बात होनी है। किसानों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, अपनी बात खुलकर कहनी चाहिए, सरकार की बात पूरी तरह सुननी चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा पश्चिम बंगाल से आई खूनी सियासत की तस्वीरें। इधर ममता बनर्जी ने धमकी दी और उधर बमबाजी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर हिंसा की, बमबाजी की, खून खराबे की तस्वीरें आई। और हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कह दिया अब वो भी बीजेपी के रैलियों में हंगामा करने के लिए अपने लोगों को भेजेंगी। ममता ने धमकी दी और उसके कुछ ही देर बाद नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली में हिस्सा लेने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया, बम चलने लगे। कल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में रैली की थी। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आज शुभेंदु अधिकारी ने ममता को जवाब देने के लिए नंदीग्राम के पास खेजूरी में पब्लिक मीटिंग की। बीजेपी की पब्लिक मीटिंग में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, लेकिन रास्ते में हमला हो गया। बीजेपी के वर्कर्स पर देसी बम फेंके गए और बमबाजी में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। जिस वक्त नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, उससे थोड़ी देर पहले पुरुलिया में ममता बनर्जी की पब्लिक मीटिंग हुई थी। पुरुलिया में ममता ने कहा था बीजेपी वाले तो वामपंथियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ममता ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के नेता उनके रैलियों में गड़बड़ करने के लिए गुंडों को भेज रहे हैं, अब वो भी बीजेपी के रैलियों में गड़बड़ करने वालों को भेजेंगी। কি বলে এটা মহা মুশকিল ভাই। এ তো তোমরা দেখছি 7-8 জনকে নিয়ে এসে আমার প্রত্যেকটা মিটিংয়ে ডিস্টার্ব করছো। আমি বললেও করব না, আমার মিটিংয়ে ডিস্টার্ব করলে আমায় বললেও আমি করব না। আমি এদিকে ভীষণ টাপ। তোমার কিছু বলার থাকলে তুমি অফিসিয়ালি বলবে। পাবলিক মিটিংয়ে এসে ডিস্টার্ব করলে আমি কিন্তু অ্যাকশন নেবো, আমি বলে দিচ্ছি। পাবলিক মিটিংয়ে এসে ডিস্টার্ব করলে অন্য কারো মিটিংয়ে করতে পারতেন আপনারা। প্রতিদিন আমার মিটিংয়ে বিজেপি শিখিয়ে দিচ্ছে আর করছেন। বসুন, এসব আমি জানি। আমি বিজেপির মিটিংয়েও লোক পাঠিয়ে দেবো, এবার থেকে সিপিএম এর মিটিংয়েও পাঠিয়ে দেবো, চালাকি বুঝিয়ে দেবো।
अब बीजेपी तो बार बार ये इल्ज़ाम लगाती है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। और जब ममता बनर्जी ये बात कहती हैं कि वो बीजेपी की रैलियों में गड़बड़ी करने के लिए लोगों को भेजेंगी, तो ये बात बीजेपी के इल्ज़ामात को कन्फर्म करती है। लोकतंत्र में विरोध ठीक है, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन हिंसा, धमकी, बमबाजी इसकी कोई जगह नहीं है। और वैसे भी ये सब न तो बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है और न ही बंगाल के लोग इसे स्वीकार करेंगे। सलमान खान ने सिनेमा घरों के मालिकों के लिए एक अच्छी खबर दी। सलमान खान कोरोना के कारण 1 साल से नुकसान झेल रहे थिएटर ओनर्स की मदद करेंगे। सलमान ने आज ऐलान किया कि वो अपनी अगली फिल्म राधे को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि सिनेमा हॉल में ही रिलीज करेंगे। सलमान खान ने लिखा कि थिएटर ओनर्स की बात का जवाब देने में उन्हें थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोरोना के बुरे दौर में इस तरह के फैसले लेना मुश्किल होता है। थिएटर ओनर्स और एग्जिबिटर्स को जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसकी जानकारी उन्हें है और वो उनकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म राधे को सिनेमा हॉल में ही रिलीज करने का फैसला किया। बदले में उन्होंने सिनेमा घरों के मालिकों से कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि कोरोना महामारी के बावजूद जो दर्शक उनकी फिल्म देखने जाएंगे, उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे और फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज करने का उन्होंने वादा किया था और फिल्म ईद पर ही रिलीज होगी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर सलमान खान ने अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करने का फैसला किया तो इसमें क्या बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि सलमान की फिल्म राधे को खरीदने के लिए OTT प्लेटफॉर्म में काफ़ी कंपटीशन है। कोई 200 करोड़ रुपए दे रहा था तो किसी ने 230 करोड़ रुपए ऑफर किए। सलमान इस फिल्म को इसमें बेचकर बड़े आराम से 100-150 करोड़ रुपए कमा सकते थे, लेकिन फिल्म के थिएटर में रिलीज करने में थोड़ा रिस्क है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कोरोना के डर की वजह से दर्शक फिल्म देखने सिनेमा हॉल में आएंगे या नहीं, और इसी डर की वजह से पिछले कुछ महीनों में कई बड़ी बड़ी फिल्में सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, सिनेमा घरों में बाद में पहुंची। लेकिन सलमान खान ने थिएटर ओनर से वादा किया कि वो अपनी फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज करेंगे और वो ये वादा निभा भी रहे हैं। थिएटर ओनर्स को उम्मीद थी कि कोरोना की वजह से उनके सिनेमा हॉल्स में 1 साल से जो सन्नाटा पसरा है उसका कभी तो कोई रास्ता निकलेगा। अब उन्हें लगता है कि सलमान की फिल्म राधे से यह सन्नाटा दूर होगा। वैसे भी ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्में ब्लॉकबस्टर होती रही हैं। सलमान खान की फिल्म वांटेड का एक डायलॉग आपको याद होगा, बहुत पॉपुलर हुआ था। वो कहते हैं, मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। अब लगता है कि सलमान खान थिएटर ओनर्स के उन्होंने जो वादा किया था इसी डायलॉग को अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि थिएटर ओनर्स की ईद उनके लिए खुशियां लेकर आएगी। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेगी। गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें राउंड की मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल PM आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 2691 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा कल पश्चिम बंगाल जाएंगे, चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन कल अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे।